दोस्तों, देश के हर युवा का ख्वाब होता है कि वो एक बार ज़रूर सिविल सर्वेंट बन जाए। और इसी तरह से हमारे देश में लाखों लोग इस परीक्षा की तैयारी करते हैं और कुछ मुट्ठी भर लोग ही जो होते हैं सब परीक्षा में सफल होकर सिविल सर्वेंट बनते हैं। तो दोस्तों, मैं आरिफ खान आप सभी का स्वागत करता हूं अद्वैत एजुकेशन पे, और हमारे देश के सभी सिविल सर्वेंट और भावी सिविल सर्वेंट्स को इस खास दिन की नेशनल सिविल सर्विसेज डे की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। दोस्तों, आज 21 अप्रैल को हम सब नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि 21 अप्रैल की तारीख को ही क्यों चुना गया नेशनल सिविल सर्विसेज डे के लिए, और इसका इतिहास क्या है, हमारे देश में ये सिविल सर्विसेज का कंसेप्ट शुरू कब से हुआ था। तो दोस्तों, मैं लेके चलता हूं आपको फ्लैशबैक में, और हम चलते हैं इतिहास में, जहां पर इंडिया पर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चला करता था। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जब चलता था, शुरू हुआ था 1765 में, और उस समय जो भी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके जो डायरेक्टर हुआ करते थे वो सिविल सर्वेंट्स को चुना करते थे, नॉमिनेट किया करते थे अपनी मर्जी से, जिनकी ट्रेनिंग लंदन में हुआ करती थी। जहां पर बहुत से करप्शन चले, नेपोटिज्म का शिकार हुआ ये सब भारत भी उस समय, आज से 1765 की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद भारत में आते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहले जिनका नाम क्या था, वॉरेन हेस्टिंग। जी हाँ, ये साहब है वॉरेन हेस्टिंग, और ये रही दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वॉरेन हेस्टिंग ने देश में बुनियाद रखी, फाउंडेशन रखी सिविल सर्विसेज की, लेकिन उस फाउंडेशन पे बहुत सारे फ्लॉज थे, बहुत सारे लूप होल्स थे, और उस चीज़ को दूर करने के लिए, उसी फाउंडेशन पर कुछ रिफॉर्म करने के लिए आते हैं भारत में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दूसरे, जिनका नाम था चार्ल्स कॉर्नवालिस। जी हाँ, जिसे हम लॉर्ड कॉर्नवालिस भी कहते हैं। चार्ल्स कॉर्नवालिस आते हैं और ये करते हैं रिफॉर्म, और ये करते हैं मॉडर्नाइजेशन, किसमें, सिविल सर्विसेज में, ताकि करप्शन कम हो सके। और यहाँ पर इस सर्विसेज में मैक्सिमम लोग जो है अपर क्लास में जो रहेंगे, अपर पोस्ट में जो रहेंगे वो रहेंगे यूरोपियन, और जो लोअर तबका रहेगा वो रहेगा भारतीय, और किसी भी लोगों को दूसरे ट्रेड में शामिल होने की परमिशन नहीं रहेगी। बहुत सारे रिफॉर्म्स करते हैं और सिविल सर्विसेज का एक नया ढांचा तैयार करके देते हैं जो देश के सामने मौजूद किया गया था। इसीलिए नेशनल सिविल सर्विस डे के दिन आपको ये बताया जा रहा है कि जो सिविल सर्विसेज के जो फादर हैं, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज जिनको जनक कहा जाता है, वो कहा जाता है चार्ल्स कॉर्नवालिस को। ये थे सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो भारत में आते हैं 1786 में, और 1793 तक इनका कार्यकाल रहता है। तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी, सिविल सर्विसेज का फाउंडेशन कैसा रखा। बात करते हैं इसमें चेंजेस की, इसमें रिफॉर्म्स की। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स उस समय इसमें और भी किए गए थे। दोस्तों, 1853 के समय पे मैकॉले, जो कि उस समय काउंसिल के लॉ मेंबर हुआ करते थे, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश करी, पहली रिपोर्ट जो आई थी इस पर। उन्होंने कहा था कि अब तक जो लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है पसंद से, अब वो रिक्रूटमेंट किया जाएगा ओपन कंपटीशन के थ्रू। जो बंदा क्वालिफाइड होगा वही बंदा आगे बढ़ेगा। पहले अमूमन ऐसा था कि नेपोटिज्म इतना था कि जो भाई भतीजावाद होता था, तो लोग आते थे, भाई ये हमारा करीबी है, डायरेक्टर का बहुत करीबी है, साला है, जीजा है, तुमको इसको अपॉइंट कर देना है, अपॉइंटमेंट हो जाता था। इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम सुधार करेंगे, अब कॉम्पिटिशन कराएंगे, तो जो बेहतर होगा वही आगे बढ़ेगा। दोस्तों, इसी बात पर मैकॉले की इसी बात पर अमल करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, पहला एग्जाम करवाया था 1855 में, और वो एग्जाम हुआ था लंदन में। ठीक है, पहला एग्जाम जो हुआ था लंदन में हुआ था, जिसमें एक एज लिमिट होती है। जैसे अगर आज हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो एज लिमिट होती है 21 ईयर से लेकर 32 ईयर्स तक जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी रिजर्वेशन के हिसाब से 5 साल 3 साल उसमें बढ़ा दिए जाते हैं। उस समय जो एज थी दोस्तों, वो 18 से 23 साल की उम्र तक थी। मतलब 23 साल की उम्र के बाद आप ये एग्जाम दे ही नहीं सकते थे। और उस समय का जो सिलेबस हुआ करता था वो यूरोपियन क्लासिक्स पे था, लैटिन लैंग्वेजेस पे निर्भर करता था, और इसीलिए रखा गया था ताकि इंडियंस को इस सर्विस से बहुत दूर रखा जाए। बट फिर भी हमारी कर्मठता देखिए कि 1864 के आसपास हमारे देश से पहले सिविल सर्वेंट निकल कर आते सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। जी हाँ, सत्येंद्र नाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द इंडियन सिविल सर्वेंट। तो दोस्तों, फिर भी देखिए कितनी कर्मठता थी कि इस कम उम्र में, जिस एज में हम ये नहीं सोच पाते आज कि हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाले हैं, उस समय तक ये एज लिमिट खत्म हो जाती थी। और ऐसे आते आते बहुत सारे इंडिया में वाइस रॉय आते हैं, इंडिया में बहुत सारे गवर्नर्स आते हैं, इन लोगों ने चेंज किया था इसका एज लिमिट। तो सबसे कम एज, मैक्सिमम एज को सबसे कम कर दिया गया था लिट्टन के समय पे, वो कर दी गई थी 19 वर्ष। दोस्तों, 19 वर्ष के बाद तुम उस एग्जाम को दे ही नहीं सकते थे। मज़े की बात, 19 वर्ष तक तुम्हें एग्जाम देना है, उसके बाद तुम एग्जाम दे नहीं सकते थे, और तुम्हें एग्जाम देने जाना होगा लंदन, और जो सिलेबस होगा वो टफ होगा क्योंकि वो यूरोपियन क्लासेस पर निर्भर करता है। दोस्तों, आज हम भारत में रहकर भी हिंदी भाषा का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन हम संस्कृत भाषा
जिससे इसका जन्म हुआ है हिंदी का, हम उसको नहीं बोल सकते, हम उसको नहीं पढ़ सकते, तो हमारे देश लैटिन लैंग्वेज में कैसे जाकर एग्ज़ाम देंगे, वो भी कहाँ पर, यूरोप में जाकर, लंदन में एग्ज़ाम देना था। तो कितनी टफ चीज़ें थी, लेकिन फिर भी कर्मठता देखिए, हम गए और हमने एग्ज़ाम को क्रैक भी किया और वापस भी आते हैं। इसके बाद हमने डिमांड करी सन 1864 के बाद से कि नहीं, एग्ज़ाम जो है उसको इंडिया में भी लीजिए, क्योंकि ये सर्विसेज इंडिया में हो रही हैं और इंडियंस को इसमें इंक्लूड करना ज़रूरी है, और हर इंडियन लंदन जाकर एग्ज़ाम देना उसके लिए संभव नहीं है। तो हमने बहुत पिटिशन लगाए, बहुत सारी याचिकाएं दायर करी, और उसके बाद हमने उसको 50 साल के रिफॉर्म करने की कोशिश की। लेकिन बीच में एक रिपोर्ट आई कमेटी की, वो कमेटी थी एथिक्सन कमेटी, उसने बोला कि एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों लंदन में ही होगा, वो इंडिया में नहीं होगा। उसके बाद हमने और पिटिशन लगाए और उस पिटिशन की सुनवाई हुई, और सन 1912 में एक रिपोर्ट आती है, उसको बोलते हैं इस्लिंगटन कमेटी की रिपोर्ट आती है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि हाँ, एग्ज़ाम जो होगा वो इंडिया के, लंदन के साथ साथ इंडिया में भी होगा, साइमल्टेनियसली, एक साथ अब इंडिया में भी एग्ज़ाम होंगे। बट इस बात को कहा गया 1912 को, लेकिन इस बात पर अमल होते होते लग गए 10 साल। तो 1922 में पहली बार इंडिया में भी एग्ज़ाम होता है लंदन के साथ साथ में, और वो एग्ज़ाम होता है, पहली बार आपसे पूछा जाएगा कि एग्ज़ाम कहाँ हुआ था, तो आप बोलोगे एग्ज़ाम हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, दिमाग में दिल्ली आएगा, कोचिंग्स बहुत सारे दिल्ली में, तो एग्ज़ाम शायद दिल्ली में हुआ होगा, लेकिन नहीं, एग्ज़ाम जो हुआ था पहली बार दोस्तों वो हुआ था इलाहाबाद में। हाँ, उसके बाद दिल्ली में भी एग्ज़ाम होना चालू हो गए थे, बट पहला एग्ज़ाम जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। इसके बाद एक और कमीशन आता है 1924 में, ली कमीशन कहा जाता है, और उसी ली कमीशन की बात को मानते हुए 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इंडिया में पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश किया जाता है दोस्तों। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है, साथ साथ में प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है। देश आज़ाद होने लगा, और दोस्तों इसके इतिहास में मैं और जानना चाहूँगा एक अलग रास्ते पर। तो ऐसा हुआ था कि सब 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था, तो उस रिवोल्ट के बाद में ब्रिटिश क्राउन ने कहा था, बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी तुम अपना काम, अपना बुरा बिस्तर समेटो, अब हम यहाँ पर रूल करेंगे। तो इन लोगों ने पूरा चार्ज अपने हाथ में ले लिया था, और एक नई पोस्ट बना दी गई थी, इसका नाम क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे वो ज़रूर जानते होंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक नई पोस्ट बन गई थी, और उस सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट के अंदर पे सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करके इंडिया भेजा जाता था, और वो इंडिया के तमाम जिलों पे, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में बट के फैलकर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला करते थे। और जब एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, और इतना पुख्ता एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे कि वो एक बंदा जो ब्रिटेन में बैठा हुआ है वो बैठे बैठे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर सकता था इनके ज़रिए। ये बात हमारे दिमाग में आ गई, लेकिन उस समय सारे ये यूरोपियन थे। लेकिन जब समय गुजरा 1905, जब बंगाल पार्टीशन की बात आती है, तो बंगाल पार्टीशन के समय पे इन लोगों ने 5 से 7% लोगों को शामिल किया जो कि इंडियन थे, और स्पेसिफिकली वो बंगालीज थे। इन बंगालीज को भी इसमें शामिल किया गया इंडियन सिविल सर्विस। 1000 में से मात्र 5% या 7% लोगों को शामिल किया गया था जो सिर्फ बंगाली हुआ करते थे पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय पे। समय गुजरा, और जब आज़ादी का समय आ गया, आज़ादी के समय जब देखा गया जो लास्ट बैच थी इनकी, और उस बैच में टोटल 33% इंडियंस हो चुके थे और 67% थे यूरोपियन दोस्तों। और ये सब चीज़ों को गौर करते हुए हमारे कुछ क्रांतिकारी नेता थे, हमारे कुछ नेशनल फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे कि उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सबसे आगे आता है। इन्होंने बहुत गौर से देखा कि एक व्यक्ति जो ब्रिटेन में है और उस वहाँ रहते हुए भी वो इंडिया में इतने अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है और कंट्रोल बनाए रखा हुआ है, अपना जो मजबूती से अपना पंजा यहाँ पे गाड़े रखा हुआ है दोस्तों। तो वो तरीका था, वो किसके थ्रू किया गया था, वो एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू ही किया गया था, वो प्रशासनिक अधिकारियों के थ्रू ही किया गया था। तो उन्होंने सोचा कि जब भी देश आज़ाद होगा ना, हम इस पर्टिकुलर पोस्ट को कंटिन्यू करेंगे, जो सिविल सर्विस सर्वेंट्स है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। क्यों? ताकि यही हमारे देश को यूनाइट करके रखे, एक करके रखे। इसीलिए तो हमारे वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने पूरे बिखरी हुई रियासतों को इकट्ठा करके देश में शामिल किया था और हमारे देश को एक मजबूत भारत बना के रखा हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसमें इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। बात हम निकल रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं 21 अप्रैल पर। ये 21 अप्रैल आखिर है क्या, क्यों 21 अप्रैल को चुना गया था? तो दोस्तों जब देश आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत के सबसे पहले गृह मंत्री, फर्स्ट होम मिनिस्टर जो बनते हैं वो बनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जिन्होंने ख्वाब देखा था इन एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट को मैं कंटिन्यू करूंगा, इन सिविल सर्वेंट्स को मैं कंटिन्यू करूंगा। और जब पहला बैच निकल कर आता है इंडिया का सिविल सर्वेंट्स का, दोस्तों सत्येंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहे थे, तो ये रहे सत्येंद्रनाथ टैगोर जी, इनका भी आप देख लीजिए। और ये रहे भाई हमारे जितने भी सिविल सर्वेंट्स थे उस समय जब भारत आज़ाद हुआ। तो जो पहला बैच निकल कर आता है, ट्रेनिंग होती है, तो ये प्रोबेशनर ऑफिसर्स होते हैं। और इन प्रोबेशनर ऑफिसर को एड्रेस करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं मेटकॉफ हाउस में। मेटकॉफ हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं और इन सब एडमिनिस्ट्रेटर से सिविल सर्वेंट्स को एड्रेस करते हैं। वो तारीख थी 21 अप्रैल, और उसी 21 अप्रैल को यादगार बनाने के लिए हमने इसको यादगार बनाने के लिए नेशनल सर्विस डे पे कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों जब मेटकॉफ हाउस में वल्लभ भाई पटेल जी इनको एड्रेस करते हैं तो इन्हें कहा गया था दैट यू आर द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया।
आप क्या है, स्टील फ्रेम है, आप इस्पात फ्रेम है देश के, आप बैकबोन है देश के, आप देश की जो बागडोर होगी ना वो आप ही कंधों पर होने वाली है, बिकॉज यू आर द रियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ आवर कंट्री। तो इसी कारण से हमने क्या किया, इस तारीख को अमर कर दिया और 21 अप्रैल को हम सब चालू क्या बनाते हैं, नेशनल सिविल सर्विस डे। बट दोस्तों ये नेशनल सिविल सर्विस डे कब से बनाना शुरू किया गया, तो इसकी तारीख थी 2000, इसकी तारीख तो आपको पता है, इसका वर्ष था वो 2006 से शुरुआत की गई थी। और उस तारीख से क्या किया गया कि देश के जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं जिन्होंने भी अपने अपने फील्ड में एक अच्छा और अनोखा और इनोवेटिव काम किया है, नवाचार किया हुआ है, उन सबको उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, उनको रिवॉर्ड देने के लिए, उनको प्रेस करने के लिए हमने नेशनल सिविल सर्विस डे बनाया। और उस दिन प्रधानमंत्री एक्सीलेंसी अवार्ड से नवाजा जाता है इनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी सिविल सर्वेंट्स हमारे देश में मौजूद हैं, चाहे वो स्टेट की बात करें या सेंटर की बात करें। आप बोलोगे सर प्रोविंशियल मतलब स्टेट वालों को भी मिलेगा क्या, तो भाई स्टेट वाले बिल्कुल कहीं दूर नहीं रहेंगे, वो भी सिविल सर्वेंट्स हैं, लेकिन वो स्टेट के हैं और कुछ आईएएस ऑफिसर हैं, कुछ डिप्टी कलेक्टर्स हैं, इन सभी को इनके अच्छे कामों के लिए नवाजा जाता है अवार्ड के साथ में। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि इतनी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन और इतनी डिटेल में कम समय पे डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके लिए सिविल सर्विसेज डे के लिए आपको मैंने दी है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर चैनल पे पुराने हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है दोस्तों तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कॉमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, और किस टॉपिक पर, किस विषय पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।